नमस्कार, स्वागत है आपका पांच का पंच में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे शाम 5 बजे तक की 5 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाई रही। तो आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि राम नाम जपना पराया माल अपना। ठीक वैसे ही अयोध्या का मामला भी है और इस मामले में अब एसआईटी की जो रिपोर्ट है वो आ चुकी है, जिसमें कि 17 लोगों को दोषी पाया गया है और कहा गया है कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इसकी एक रिपोर्ट पीएमओ को भी दे दी गई है और जिस तरह से आपकी हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, इस पर अब क्या सख्ती बरती जाएगी, इसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। क्योंकि देखिए, लगभग सभी घरों से चंदा दिया गया। लंबे समय से राम मंदिर निर्माण को लेकर कोशिशें हो रही थी, सभी चाह रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण हो जाए, सभी की आस्था थी, भावना थी। कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, राम मंदिर का निर्माण भी हो गया, भव्यतम मंदिर भी बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आखिरकार जिस राम को हम पूजते हैं, जिनका नाम दिन रात हम जपते हैं, जिनकी कस्में हम खाते हैं, उनके घर में ही चोरी। और किसने की? अपने ही लोगों ने। यह अपने आप में शर्मिंदा करने वाली खबर भी है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर ताजा अपडेट आपको बता देते हैं। एसआईटी ने 17 लोगों को आरोपी बनाया है। सूत्रों के मुताबिक इनके खिलाफ अब एफआईआर होगी और जांच के लिए फिर से एक बार कोशिश होगी कि जांच की जाए। अयोध्या के लिए टीम पहुंची थी एसआईटी की और एसआईटी ने ऐसे करीब 150 सेवादारों को, कर्मचारियों को चिन्हित कर लिया है, जिनकी संपत्ति 22 जनवरी 2024 के बाद से लगातार बढ़ी है। कुछ लोगों के घरों में तो लग्जरी गाड़ियां मिली है, कैश मिला है, सोना चांदी मिला है। और टीएन मिश्रा जी हमारे साथ इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। टीएन जी, आपसे समझना चाहते हैं, आखिरकार ये जो एसआईटी है उसने रिपोर्ट तो दे दी है, पर मन में एक बड़ा सवाल यह आता है कि एफआईआर अब तक क्यों नहीं हो पाई है? जो 17 लोग हैं उनसे पूछताछ अब तक क्यों नहीं हुई है? आगे का जो रोड मैप है इस कार्रवाई का वो कैसे होगा? क्योंकि सभी के मन में एक टीस है, इस बात को लेकर दुख है कि आखिर जो करोड़ों लोगों की भावना है उसको इस तरह से ठेस पहुंचाई गई है, दगा दिया गया, धोखा दिया गया। क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए सनी, आप सही कर रहे हैं। लगातार जो है जो धार्मिक लोग हैं, जो अनुयायी हैं भगवान राम के, जो भी मतलब ज्यादातर करोड़ों लोगों ने चंदा दिया है, तो उनके मन में सवाल होगा भी कि हाँ, ये जो है इतनी बड़ी रिपोर्ट भी आ गई और रिपोर्ट सौंप दी गई, फिर भी एक्शन नहीं हुआ। अब देखिए, तो इस मामले समझ सकते हैं, परसों लखनऊ में जो आग लगी थी उस मामले में रात को ही एफआईआर हो गई, 4 लोग सस्पेंड हो गए, 4 लोग गिरफ्तार हो गए। ये घटना छोटी सी थी, मतलब 15 लोग जान गई थी, सरकार ने तुरंत तवज्जो दिया और तब आनंद फानन में कार्रवाई हुई। लेकिन इतना बड़ा मामला राम जन्मभूमि का जो है, चाहे करोड़ों रुपए की चोरी की बात हो, चंदा चोरी की बात है, चाहे गहनों की चोरी की बात हो, जो चढ़ावा आया उसमें चोरी की बात है, इसमें 150 लोगों से पूछताछ मतलब जो की एसआईटी ने, तो उसमें 17 लोग छांटे गए, जिसमें चंपत राय, सिन्नू और ये सब उनका नाम आया। लेकिन अब ये कद्दावर लोग हैं, अनिल मिश्रा, गोपाल राय, इन लोगों से पूछताछ तो की गई, लेकिन इसके बाद अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे जो आम लोगों में भ्रम बना हुआ है कि क्या होगा आगे, आखिर क्या चाहते हैं लोग। बयान लिए गए, इनके बयान अभिलेखों तो मैच नहीं कर रहे थे, जो रिकॉर्ड था वो उनका मैच नहीं कर रहा था। सीसीटीवी इनके पास केवल 40 दिन की मिली, जबकि 180 दिन की रखी जानी चाहिए ऐसे मामलों में, जो एसआईटी कहना था। अब जो 150 लोगों ने जो एसआईटी जिनसे पूछताछ की है, उसमें भी काफी कुछ संदिग्ध लोग मिले हैं, संदिग्ध उनसे किस तरह जो है मिलान की गई, एक दूसरे के जवाब भी कराए गए। तो अब स्थिति सरकार अभी, क्योंकि कल रिपोर्ट सौंप दी गई, अभी तक किसी खिलाफ जो है एफआईआर नहीं हुई, लोग अरे उम्मीद कर रहे थे एफआईआर हो जाएगी, लेकिन आज शाम तक एफआईआर अभी तक तो नहीं हो पाई है। तो अब 5 बज गए हैं, माना जा रहा है अब तो नहीं हो पाई एफआईआर आज भी। तो जो ये स्थितियां हैं, इससे जनता में भ्रम बनना स्वाभाविक भी है, लेकिन चूंकि कद्दावर लोग हैं इसलिए एक्शन होने में देरी लगेगी। लेकिन सरकार का दावा है कि एक्शन लिया जाएगा। अपर प्रमुख सचिव गृह ने कहा था, हाँ, कल रिपोर्ट दी गई कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाएगा। तो अब देखिए कब तक एक्शन लिया जाता है, समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट पहले चरण की दे दी है और अब जो है कार्रवाई बनने के संकेत तो हैं, लेकिन इन 17 लोगों का एक्शन कब तक होगा, इनकी गिरफ्तारी होती है नहीं होती, ये समय बताएगा। बिल्कुल, जिस तरह के ये बड़े दिग्गज है, जिस तरह के बड़े नाम है, चौंकाती तो ये बात भी कि अब तक ना ही आरएसएस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई, ना ही बजरंग दल की तरफ से और ना ही बीजेपी की तरफ से, जो खुद को हिंदुत्व का परचम लहराने के लिए सबसे अग्रणी मानते हैं और खुद जो है एक तरीके से धर्म का ठेका लिए बैठे हुए हैं। ऐसे तमाम बड़े दिग्गज मुंह में दही जमाए बैठे हुए, कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। बहरहाल आगे आपसे हम अपडेट लेंगे कि आखिरकार कहा गया वो हिंदुत्व, कहा गया धर्म और कहा गई सब बातें। वापस आपके पास लौटने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर बार बार पूछे जाएंगे कि आखिरकार राम जी के साथ न्याय कब होगा।
बढ़ते हैं, आगे रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की उस खबर का जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है। अगले साल शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है, 2 महीने पहले। और इसको लेकर INS 24/7 से शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने खास बातचीत भी की है। 16 जून से स्कूल पहले खुलते थे और 2 महीने पहले अब ये खोले जाएंगे। 15 मार्च तक परीक्षाएं पूरी कर ली जाएगी और अप्रैल से स्कूल खोलेंगे तो छात्रों को समय पर किताबें, ड्रेस, साइकिल का वितरण हो पाएगा। 1 साल में स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव होंगे, ये कहा है शिक्षा मंत्री ने। और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है। अब 1 अप्रैल से अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव जी हमारे साथ, उन्हीं से जानेंगे कि बदलाव की वजह क्या है और कौन कौन से बदलाव अगले शैक्षणिक सत्र से होने जा रहे हैं। मंत्री जी, क्यों इस बदलाव की जरूरत पड़ी कि 1 अप्रैल से शैक्षणिक सत्र होगा? कल आप लोगों ने बड़ी मीटिंग भी की। देखिए, हम लोग देखते हैं कि सभी निजी स्कूल जो है 1 अप्रैल से चालू हो जाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल जो है 16 जून से प्रारंभ होते हैं। और 16 जून से प्रारंभ होने के कारण है कि बच्चा 16 जून को आता है, फिर एडमिशन और अन्य ऑफिशियल वर्क में वो लगभग ये 15 दिन चले जाता है। और बच्चा आते, पढ़ाई करते और पढ़ाई को प्रॉपर प्लेटफॉर्म में आते आते मतलब 15 दिन और लग जाते हैं। तो वो जो 15 जून से 15 जुलाई तक का जो समय है, वो जो पढ़ाई जो निर्बाध गति से चलना चाहिए, वो एडमिशन, एक्टिविटीज और शिक्षा कालखंड ऐसा देखते देखते वो 15 जुलाई तक 1 महीना खराब होने से हम कोर्स में 1 महीना पीछे हो जाते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमको हर हाल में दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करना है। जनवरी मंथ में हम सबको चाहिए कि हम रिवीजन कराएं, बोर्ड एग्जाम का रिवीजन कराएं, जिससे उसका लाभ बच्चों को मिले। तो उसके लिए हमको ये अनिवार्य हो गया था कि चूँकि हम लोग जनवरी तक रिवीजन करा देंगे, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे और मार्च तक सारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम हो चाहे लोकल एग्ज़ाम हो, उसका हम रिजल्ट घोषित कर देंगे। मंत्री जी, इस जो शासकीय स्कूल है वहाँ पे गणवेश को लेकर, साइकिल को लेकर और किताबों को लेकर भी समस्या रहती है। तो जब आप 1 अप्रैल से स्कूल प्रारंभ कर देंगे तो क्या ये माना जाए कि उसी समय ये सारी चीज़ें उनको उपलब्ध हो जाएंगी और वहीं से जो उनकी पढ़ाई है वो ठीक तरीके से हो सकेगी? देखिए, अगले साल के 1 अप्रैल से हम चालू करेंगे। 2027 से घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से कल हुआ है, तो अभी से हम कर रहे हैं तो स्वाभाविक की तैयारी भी हम अभी चालू करेंगे ताकि 1 अप्रैल को जब स्कूल खुले तो सारी चीज़ें मिल जाए। और आप देख रहे हैं कि इस वर्ष ऐसा हुआ है कि स्कूल 16 जून को खुला है और 16 जून को ही सारे बच्चों को यूनिफॉर्म मिल गया है और 30 जून तक कंप्लीट सभी शासकीय स्कूलों में बुक मिल जाएंगे। और साइकिल तो चूंकि कुछ बच्चों को देते हैं। शासकीय विद्यालय प्रारंभ होगी अगले शैक्षणिक सत्र से, बल्कि उनको पढ़ना कैसे है और उनको समय पर किताबें, साइकिल और गणवेश उपलब्ध हो सके, इस दिशा में भी स्कूल शिक्षा विभाग बड़ा पहल करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब अगले जो शैक्षणिक सत्र होंगे उससे बदलाव जो है वो नजर आने लगेगा। कैमरामैन सूर्यकांत के साथ गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। तो शिक्षा मंत्री को सुन रहे थे आप और बता रहे थे कि इससे शिक्षा में किस तरह का सुधार होगा, पढ़ाई पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू हो पाएगी, लेकिन उस वक्त धूप होती है, गर्मी होती है, ऐसे में क्या व्यवस्थाएं होगी, व्यवहारिक कितना है ये भी समझना होगा। बहरहाल जिस तरह से उन्होंने ये बताया कि इससे बच्चों की पढ़ाई में सुधार होगा, गुणवत्ता आएगी, ये देखना होगा कि कैसे इसको क्रियान्वित किया जाता है। और अगली खबर ग्वालियर से, और ये खबर आपको बहुत ध्यान से सुननी चाहिए क्योंकि आपके हमारे घर में अक्सर बुजुर्गों के पास जब फोन कॉल्स आते हैं तो वो घबरा जाते हैं और कई बार वो जो फोन कॉल्स होते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला ग्वालियर से सामने आया जहां पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर एक रिटायर्ड स्वास्थ्य विभाग की सेवानिवृत्त लैब टेक्नीशियन मीनाक्षी नाखरे को 10 मई से 23 जून तक 33 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया और बताया गया कि वो सीबीआई से बोल रहे हैं, सीबीआई के अफसर बोल रहे हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उनका नाम आया है।
ये कहकर उनको डराया गया, धमकाया गया और डरा धमकाकर 4 राज्यों के 10 शहरों से उनके खाते से 1,57,90,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। जब महिला को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने क्राइम ब्रांच जाकर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत के आधार पर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। लगातार इस तरह के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। का लगभग 1 महीने तक डिटेल अरेस्ट चलता रहा, जिसमें उनके साथ लगभग 1,57,00,000 रुपए की ठगी हुई है। इसमें जब विस्तृत उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा बताया कि उनके पास एक कॉल आया, चूँकि वो कीपैड मोबाइल इस्तेमाल करती थी। उन्होंने बताया कि आपके खाते में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे का जो है हम लोग CBI से बात कर रहे हैं, RBI से बात कर रहे हैं। इस तरीके का उन्होंने उनको अपना परिचय बताया। तो डिजिटल अरेस्ट को लेकर जो खबरें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है जो बहुत ज़्यादा या तो फ़ोन का इस्तेमाल नहीं जानते हैं या फिर सोशल मीडिया को नहीं जानते या फिर AI को नहीं समझते हैं या तकनीक को उतने अच्छे से नहीं जानते। उनके साथ अक्सर इस तरह के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं डिजिटल अरेस्ट के। तो अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से फ़ोन कॉल आए, वीडियो कॉल आए, मैसेज आए, आपको बताया जाए कि आपने लॉटरी जीत ली है या फिर आपको डराया जाए कि आप फला फला मामले में आप या आपके बच्चे या आपके परिजन इन्वॉल्व है या उसमें मिले हुए हैं, इस वजह से आपको पैसे की मांग की जाए या आपको अश्लील वीडियो दिखाया जाए, रिकॉर्ड करवाया जाए या आप पर फ़ोन कॉल पर गलत तरीके की बातचीत करके आपको अपने चंगुल में फंसाने की कोई कोशिश करे, तो ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। सबसे पहले जाकर इनकी शिकायत करें, क्योंकि ये अननोन कॉल्स आपके लिए घातक हो सकते हैं। आप डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं, साइबर अरेस्ट के शिकार हो सकते हैं, साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। और इस पूरे मामले को लेकर ज़्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवम आर्य जुड़ चुके हैं। शिवम, 33 दिनों का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है। क्या ये महिला घर पर अकेली रहती थी? क्या जानकारी, कैसे ये संभव हो पाया कि 33 दिनों तक ये महिला समझ नहीं पाई कि डिजिटल अरेस्ट हो चुकी है? क्या परिजनों को पता नहीं चल पाया? क्या अपडेट? जी देखिए, मैं बता दूं, ग्वालियर के लखतर क्षेत्र की रहने वाली एक स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन रिटायर्ड महिला अधिकारी हैं, जो CBI अफसर बन के उनके साथ में डीलर अरेस्ट किया गया था। ये महिला जो है मीनाक्षी नाकरे हैं, जो अपने घर में थी और उनके पास में एक कॉल आता है, जिसमें उन्होंने अपने आप को CBI का IPS अधिकारी बताया और उन्होंने बोला कि आपके मोबाइल नंबर से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इसमें आपके ऊपर गिरफ्तारी बयान निकला हुआ है। उस डर से वो महिला को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया था और काफी डराया धमकाया गया था। ये पूरा मामला 10 मई से 23 जून तक इनको यहाँ पर डिजिटल अरेस्ट किया गया था, जिसमें उन्होंने जो आरोपी थे ठगी के आरोपियों ने लगभग 4 राज्यों से 10 खातों में उन्होंने पैसे मंगाए गए थे, जिनसे 1,57,00,000 रुपए महिला ने अपना ट्रांजेक्शन किया था। इसमें 3 FDR थी, वो भी उन्होंने तोड़वा के उनको पैसे दिए पूरे। जब इस बात को उनको लगा कि शायद मेरे संग कोई धोखाधड़ी हो रही है, तब जाके महिला थोड़ा उसमें हरकत में आई और उन्होंने तत्काल जाकर ग्वालियर SP ऑफिस पहुंचकर इस पूरे मामले की शिकायत की। तत्काल साइबर क्राइम पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम लगातार इसमें जांच पड़ताल की और इस महिला की शिकायत पर पुलिस ने इसमें FIR दर्ज कर ली गई है। लेकिन अभी तक जो पुलिस की पूछताछ है, पूरी जांच की जा रही है और पूरे मामले की जांच पता करके आरोपी गिरफ्तार करने की बात कही है। चलिए शिवम, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब 5 का पंच की 5वीं और आखिरी खबर उज्जैन के महाकाल की है। जी हां, महाकाल जिनके दर्शन के लिए देश प्रदेश और दुनिया के तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब महाकाल लोक समिति ने एक नया रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। इस बार वित्तीय वर्ष 2025-26 में दान की जो राशि है उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 142 करोड़ रुपए का दान इस वित्तीय वर्ष में महाकाल लोक समिति को आया है। खास तौर पर जब से महाकाल लोक बना है, पिछले 6 सालों में दान की जो राशि है इसमें सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि इसमें दान 78 करोड़ रुपए जो आया है वो दान मद से आया है, जबकि बाकी अन्य जो दान है इसमें दान पेटियों से 62 करोड़ रुपए, नगद काउंटर पर 5 करोड़ 50 लाख, मनी ऑर्डर के जरिए
1.23 लाख रुपए, ऑनलाइन माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख, अन्य क्षेत्रों से